अब इस आर्टिकल में क्या बात हो रही है देखो, तो इस आर्टिकल में बात ये कर रहे हैं कि इंडिया का, भारत का जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेक्टर है, यानी कि फलों और सब्जियों का जो क्षेत्र है, वो सीरियल्स यानी कि अनाज से तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ठीक है, जो पूरा का पूरा क्रॉप एग्रीकल्चर का जो वैल्यू है उसका 30% के आसपास, 30% के आसपास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से आ रहा है। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑब्वियसली ज़्यादा पोषक भी होते हैं, न्यूट्रिशियस भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन पॉलिसी फोकस इस सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इसको जो है वो एज़ कम्पेयर टू सीरियल्स, जैसे सीरियल्स में इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या है, जैसे कि वेयर हाउसेस की फैसिलिटीज़ दी जाती है या उसकी खरीदी के लिए एमएसपी का एक प्रावधान है, बट इस तरीके के प्रावधान जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए नहीं है। तो पॉलिसी का फोकस और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सीरियल्स के कंपैरिजन में फॉर द फ्रूट्स ज़्यादा नहीं है। ठीक है, विदाउट ऑर्गेनाइज्ड वैल्यू चेन्स, ऑर्गेनाइज्ड वैल्यू चेन्स भी नहीं है, प्रॉपर स्टोरेज नहीं है, एडिक्वेट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, तो इस वजह से जो फूड एंड वेजिटेबल सेक्टर है, इसको एफएनवी कहा जाएगा आगे पूरे इस आर्टिकल में, जो एफएनवी सेक्टर है दैट रिमेन्स हाईली वल्नरेबल टू सीजनल ग्लट्स। सीजनल ग्लट्स का मतलब होता है, जैसे आपको पता है कि कोई फल या कोई सब्जी जो सीजनल फ्रूट्स या सीजनल वेजिटेबल्स हैं, जब सीजन होता है तो उनकी मार्केट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंस हो जाती है ना। तो सीजनल ग्लट्स की वजह से होता क्या है कि फिर जो है वो उस सब्जी या उस फल का दाम बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो किसानों को उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है ना, सब्जी खराब भी हो जाती है, फल खराब भी हो जाते हैं। तो वही लिखा गया है, सीजनल ग्लिट्स की वजह से प्राइस क्रैशेस हो जाते हैं, वही मैंने आपको बताया है ना। और पोस्ट हार्वेस्ट यानी कि कटाई के बाद फसल की लॉसेज होते हैं। अराउंड 8.1% फॉर फ्रूट्स एंड 7.3% फॉर वेजिटेबल्स आर लॉस्ट इन द पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू चेन। ठीक है, यानी कि लगभग 8% फ्रूट और 7% के आसपास जो वेजिटेबल्स हैं वो पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू चेन में, यानी कि जब उनकी खेत से उनको हटाया जाता है, निकाला जाता है, तो उसके बाद वो लॉस हो जाते हैं, अमाउंटिंग टू 37% ऑफ टोटल पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज ऑफ ₹1.3 ट्रिलियन एनुअली। ठीक है, ये बेसिकली नाबार्ड की एक कंसल्टेंसी सर्विसेज है, उसने ये डेटा दिया हुआ है कि 37% जो टोटल पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होते हैं है ना, उसका 37% लॉस जो है वो फ्रूट एंड वेजिटेबल सेक्टर्स में हो रहा है। साथ ही साथ इसकी जो वैल्यू चेन है वो भी फ्रेगमेंटेड है। तो फार्मर्स टिपिकली रिसीव अबाउट 30% ऑफ व्हाट द कंज्यूमर्स पे फॉर एफएनवी, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए जितना आम जनता, आप और हम लोग जो है जब सब्जी खरीदते हैं या फल खरीदते हैं, तो जितना पैसा हम लोग पे करते हैं उसका सिर्फ 30% ही किसानों को मिल पाता है। यानी कि अगर हम लोग कोई चीज़ 100 रुपये में खरीद रहे हैं, कोई फल या कोई सब्जी, तो किसानों को उसका सिर्फ 30 रुपये मिल पाएगा। ठीक है, तो वट इफ दीज स्मॉल होल्डर्स जॉइन हैंड्स एंड फ्लोट फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज द वे इट वॉज डन इन द केस ऑफ मिल्क। लेकिन अगर कैसा हो कि ये जो स्मॉल होल्डर्स हैं, मतलब जो ये किसान हैं, छोटे किसान हैं फल और सब्जियों के, ये साथ मिल जाएं और जो फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनीज है उस तरीके का कुछ चलाना शुरू करें, जैसा मिल्क के केस में किया गया। अब यहाँ पर मिल्क की जो स्टोरी है उसको बताया गया है, मिल्क कोऑपरेटिव्स अंडर द लीडरशिप ऑफ वर्गीश कुरियन। ठीक है, वर्गीश कुरियन को आपको पता होगा कि फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, जो सफ़ेद क्रांति या दुग्ध क्रांति हमारे देश में आई थी उसके ये जनक माने जाते हैं। तो इन्होंने बेसिकली इंडिया का जो मिल्क लैंडस्केप है उसको चेंज कर दिया। पहले हमारा देश जो है वो मिल्क में काफ़ी ज़्यादा डेफिसिट हुआ करता था, और आज की देश समय में हम दुनिया में सबसे ज़्यादा मिल्क उत्पादन करने वाले देश बन गए हैं। ठीक है, 239 मिलियन टन दूध हम लोग पैदा कर रहे हैं साल भर का। सेकंड नंबर पर यूएस है जो हमसे आधे पर है। ठीक है, एट आधे से भी कम पे, एट 103 मिलियन टन इन 23-24 का डेटा है। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी ये बता रहे हैं, जैसे अमूल जो ब्रांड है उसकी, है ना, ये क्लेम ये करता है कि जो फार्मर्स हैं, जो मिल्क फार्मर्स हैं, वो रिसीव करते हैं अराउंड 75-80% ऑफ व्हाट द कंज्यूमर पे। यानी कि अगर हम कोई दूध का उत्पाद अमूल का खरीद रहे हैं, लेट से वो 100 रुपये का है, तो उसका 75 या 80 रुपये जो है वो किसानों को मिल रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इससे कितना ज़्यादा फायदा किसानों का भी हो रहा है। ठीक है, तो द बिग क्वेश्चन फॉर पॉलिसी मेकर्स इज व्हाई इंडिया कैन नॉट रेप्लिकेट दिस सक्सेस स्टोरी ऑफ मिल्क इन द एफएनवी सेक्टर। तो सबसे बड़ा सवाल जो हमारे देश के, आप कह सकते हैं पॉलिसी मेकर्स हैं, नीति निर्माता जो हैं, उनके लिए सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों हम ये जो हमारी सक्सेस स्टोरी रही है मिल्क की, इसको हम एफएमवी सेक्टर में रेप्लिकेट क्यों नहीं कर सकते। मतलब जैसी सक्सेस हमें वहाँ पर मिली है हम उसको यहाँ पर भी तो फॉलो कर सकते हैं, बट ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो चैलेंजिंग तो ज़रूर है,
ठीक है, उसके पीछे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि डेयरी में क्या होता है, मतलब डेयरी या मिल्क के केस में क्या होता है कि आपको सिर्फ एक सिंगल कॉमोडिटी दैट इज मिल्क को हैंडल करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के केस में मल्टीपल कॉमोडिटीज़ जो हैं वो हैंडल करनी पड़ेंगी, ठीक है। सिर्फ एक सब्जी या एक फल तो है नहीं, है ना। जब हम फ्रूट एंड वेजिटेबल सेक्टर की बात कर रहे हैं तो इट कंप्राइजेस ऑफ ऑल द फ्रूट्स एंड ऑल द वेजिटेबल्स, सारे फल और सारी सब्जियों की बात हो रही है ना। मिल्क के केस में तो क्या है, सिर्फ आपको एक मिल्क को ही जो है वो मतलब उसी का मैनेजमेंट करना है कि जहाँ से वो किसानों से मिल्क आ रहा है, उसके बाद अगर वो आगे किसी प्रोसेसिंग वगैरह के लिए जाता है ना, प्यूरिफिकेशन उसका होता है, पास्चराइजेशन होता है, फिर और कोई अगर उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, तो उन सब की जो वैल्यू चेन है या जो सप्लाई चेन है, सिर्फ एक सिंगल सप्लाई चेन से ही काम हो सकता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि हर फ्रूट्स और हर वेजिटेबल्स के लिए कंडीशंस अलग अलग चाहिए, है ना। तो उन चीज़ों को यहाँ पर मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके लिए इन्वॉल्व्स मल्टीपल कॉमोडिटी वैल्यू चेन्स ईच रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। वही मैंने आपको बताया कि फल और सब्जियों के केस में आपको हर वैल्यू चेन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अलग अलग तरीके का चाहिए। साथ ही साथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर हाईली सीजनल भी होती हैं एंड ऑफन कंसंट्रेटेड इन स्पेसिफिक रीजन, मेकिंग देम सब्सेप्टेबल टू एक्सट्रीम प्राइस फ्लक्चुएशंस, ठीक है। अब ये भी है कि एक तो हर फल और हर सब्जी आपको हर सीजन में नहीं मिलेगी, है ना। कुछ सब्जियां या कुछ फल ऐसे होते हैं जो सर्दियों के समय में आते हैं, कुछ सब्जियां या कुछ फल ऐसे हैं जो गर्मियों के समय में आते हैं, है ना, कुछ ऐसे हैं जो मानसून के समय में आते हैं। तो फल और सब्जियां एक तो सीजनल है। दूसरी बात यह है कि हर फल और हर सब्जी जो है वो आपको देश के हर जगह पर उगती हुई नहीं मिलेगी, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ठंडे एरियाज़ में ग्रो करती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो गर्म इलाकों में ग्रो करती हैं, है ना। तो एक वो बात है। तो इसकी वजह से प्राइस फ्लक्चुएशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मतलब प्राइजेस में उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब इन प्राइजेस को स्टेबलाइज करने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका ये है कि फार्मर्स को इंटीग्रेट किया जाए इनटू द वेल स्ट्रक्चर्ड वैल्यू चेन्स, है ना। ऐसी वैल्यू चेन्स जिनमें एग्रीगेशन हो, एसेइंग का मतलब होता है क्वालिटी एसेस करना, देन ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, एंड देन हैविंग अ डायरेक्ट मार्केट लिंकेजेस इन बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट्स। यानी कि किसानों को ऐसी वैल्यू चेन्स में शामिल करना जिसमें ये सारी फैसिलिटीज़ हों, और फाइनली उनको मार्केट लिंकेजेस भी मिले, डोमेस्टिक मार्केट में भी और एक्सपोर्ट यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में भी। दिस इज़ वाई द रोल ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बिकम्स क्रिटिकल। तो इसी वजह से या इन्हीं कारणों की वजह से जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी भूमिका या उनका रोल जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया दिया हुआ है, दैट इज़ अबाउट दी सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ठीक है। ये एक ऐसी कंपनी है जो महाराष्ट्र के नासिक में ऑपरेट कर रही है, और ये बेसिकली एक हमें ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस प्रोवाइड करती है कि अगर हम इस तरीके की चीज़ें जैसा इन्होंने फॉलो किया है, अगर उसको हम भी फॉलो करते हैं तो हम पूरे के पूरे F&B सेक्टर में जो है वो अच्छा कर सकते हैं। इस कंपनी को 2004 में विलास सिंधे नाम के एक व्यक्ति ने ओपन किया था, और सिर्फ 10 किसानों के साथ, ठीक है। आज इसका जो नेटवर्क है वो 252 गांवों तक पहुंच चुका है, 31,000 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है, और 26,500 से ज़्यादा रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं इनके पास, ठीक है। एनुअल टर्नओवर जहां इस कंपनी का 2011-12 में 13 करोड़ हुआ करता था, वो आज लगभग 1550 करोड़ के आसपास है, ठीक है। और इनका जो टोटल रेवेन्यू है वो किस किस चीज़ से आता है वो भी यहाँ पर बताया गया है। मैंने हालांकि इसको हाईलाइट इसलिए नहीं किया बिकॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग है ये, इसमें ऐसा कुछ नोट डाउन करने वाला नहीं है, ठीक है। कि इनका 64% रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से आता है, 35% के आसपास एक्सपोर्ट मार्केट से आता है, और ये 41 देशों तक अपना सामान जो है वो एक्सपोर्ट या अपने जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ग्रेप्स एंड टमाटोज जो है वो सबसे ज़्यादा इनका रेवेन्यू आता है 51% के आसपास, उसके बाद सिट्रस, ड्राई फ्रूट्स और मैंगोज़ वगैरह हैं। हालांकि टोटल एक्सपोर्ट रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो ग्रेप्स जो है, जो अंगूर होते हैं, उनका सबसे ज़्यादा डोमिनेंस है अराउंड 64% के आसपास, फॉलोड बाय मैंगो एंड अदर फ्रूट स्लाइसेस 18%, और बनाना इज़ 13% के आसपास, ठीक है। तो एट द कोर ऑफ सह्याद्री सक्सेस, ये जो सह्याद्री की सक्सेस है, इसके कोर के पीछे क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है या क्या चीज़ किस वजह से ये सक्सेस इनको मिली है, इनकी एबिलिटी, दैट इज़ देयर एबिलिटी टू ब्रिज द गैप बिटवीन स्मॉल फार्मर्स एंड ग्लोबल मार्केट्स, ठीक है। जो छोटे किसान हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, जो ग्लोबल मार्केट्स है, उसके बीच का गैप इन्होंने कम किया, ठीक है। एग्रीगेशन, वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग और डायरेक्ट मार्केट लिंकेजेस को इंटीग्रेट करके, और साथ ही साथ इन्होंने जो इंटरनेशनल बायर्स हैं उनके साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाया हुआ है, ताकि उससे ये इंश्योर हो सके कि जो भारतीय किसान हैं, जो इंडियन फार्मर्स हैं, उनको प्रीमियम मार्केट्स का एक्सेस मिल सके, ठीक है।
हाँ, क्वालिटी और जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको, मतलब जो भी ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए, बट उनको अच्छा मार्केट वगैरह मिल सके ग्लोबली। ठीक है, ये लार्जेस्ट ग्रेप एक्सपोर्टर भी है हमारे देश का। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्रेप एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड। और ये 90% ऑफ द जो इसके ग्रेप्स हैं वो यूरोपियन यूनियन और यूएई में खरीदे जाते हैं। और फार्मर्स को लगभग 55% ऑफ द एफओबी प्राइस, एफओबी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड, यानी कि कोई सामान जब आपका एक्सपोर्ट हो रहा है तो एक्सपोर्टिंग कंट्री के बाउंड्री पर उसका क्या प्राइस है, बॉर्डर पर उसका क्या प्राइस है, दैट इज नोन एज फ्री ऑन बोर्ड प्राइस, एफओबी प्राइस। तो उस प्राइस का लगभग 55% के आसपास किसानों को मिल रहा है। दूसरा एक और क्रूशल एस्पेक्ट इनकी सक्सेस का ये है कि इन्होंने प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, टोमेटो की अगर हम बात करें तो इनका जो डोमेस्टिक रेवेन्यू है उसमें टोमेटो 35% के आसपास है, मतलब 35% रेवेन्यू टोमेटो से आता है। ठीक है, एंटायर प्रोड्यूस जो है वो प्रोसेसिंग में जाता है, केचप बनता है उससे, टोमेटो प्यूरी बनती है, सॉस का प्रोडक्शन होता है। तो इससे क्या होता है कि जब ग्लूट पीरियड्स होते हैं, मतलब वही जब सीजनल ग्लूट्स होता है, यानी कि जब मार्केट में टमाटर का सीजन है और बहुत ज़्यादा टमाटर हो गए, ठीक है, अब अगर वो मार्केट में नहीं बिक रहे हैं तो होगा क्या, खराब होंगे, सड़ेंगे, है ना, और उसका किसानों को दाम भी नहीं मिलेगा। तो ये सारी समस्या इस तरीके की अगर आपकी प्रोसेसिंग यूनिट्स हों तो उसमें फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, कि आप साल भर उसका जो है वो केचप, टमाटो प्यूरी, सॉस वगैरह जो है वो बना सकते हैं, या जिस समय ग्लूट पीरियड है तो उस समय ज़्यादा बना के रख सकती है कंपनीज, तो ये फ़ायदा होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से होता क्या है, प्रोसेसिंग यूनिट्स की एक्सपेंशन की वजह से ये लगभग 6000 प्लस से ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो भी जनरेट कर पाए हैं, और जिसमें से 32% जो है वो महिलाएं हैं। ठीक है, अब हमें ये जो सक्सेस है सह्याद्री फार्म्स का, ये एक अच्छा बेसिकली आप कह सकते हैं केस स्टडी या एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो जो सह्याद्री फार्म्स का सक्सेस है वो हमें एक ब्लूप्रिंट देता है कि इसको हम पूरे के पूरे जो एफएनवी सेक्टर है उसमें कैसे स्केल कर सकते हैं। 2024 के अगस्त तक की बात करें तो इंडिया की सरकार ने ये टारगेट लिया है 10,000 एफपीओज का, जिसमें से लगभग 8,875 एफपीओज जो है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुके हैं पूरे देश में। और इंडिया अगर ये जो 10,000 हाई इम्पैक्ट एफपीओज हैं, अगर इनको ये जो सह्याद्री फार्म्स की तरह स्केल अप कर सकें तो इससे पूरा का पूरा जो एफएनवी सेक्टर है वो रीडिफाइन हो जाएगा, जैसे कि मिल्क के सेक्टर में हुआ है। ठीक है, तो ये सह्याद्री फार्म्स कुड बी द दीवा डंडी, दैट इज लाइट हाउस। ठीक है, जैसे मिल्क के सेक्टर में अमूल एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस मतलब जो औरों को रास्ता दिखाता है। ठीक है, कि देखो हमने ऐसा किया, अगर आप भी ऐसा करोगे तो देयर विल बी सक्सेस, तो दैट इज नोन एज लाइट हाउस। तो जैसा अमूल एक लाइट हाउस की तरह प्रूफ हुआ है इन द मिल्क सेक्टर, उसी तरीके से सह्याद्री फार्म जो है वो भी एक लाइट हाउस हो सकता है इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेक्टर। तो इसके लिए कुछ इंटरवेंशंस करने की ज़रूरत है 3 की एरियाज़ में। सबसे पहला ये है कि जो एफपीओज हैं, है ना, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के थ्रू स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। ठीक है, इनको जो है वो वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, डिजिटली इनका इंटीग्रेशन वगैरह किया जाए। ठीक है, जो एफपीओज हैं उनको ओएनडीसी जैसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनके साथ इंटीग्रेट किया जाए ताकि इनका जो मार्केट एक्सेस है वो बढ़ सके। साथ ही साथ जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसपेरेंसी और ट्रेसिबिलिटी इन दी ट्रांजैक्शंस उसको इम्प्रूव कर सकता है। सेकेंड ये है कि रिवाइविंग एंड एक्सपेंडिंग ऑपरेशन ग्रीन्स एंड द नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, जो ऑपरेशन ग्रीन्स और नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है उसको भी रिवाइव किया जाए और उसको भी एक्सपेंड किया जाए। भारत सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन्स को जो है वो 2018 में लॉन्च किया था टू स्टेबलाइज द पेरिशेबल प्राइजेस। ठीक है, मतलब जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उनके प्राइजेस को स्टेबलाइज करने के लिए ये लॉन्च किया गया था। लेकिन इसमें जो बजट एलोकेट किया गया था वो बहुत कम था, सिर्फ 500 करोड़ का। ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। तो इससे पता लगता, और उसमें दूसरी बात ये भी थी कि इसमें एक विजनरी लीडर जैसे ऑपरेशन फ्लड या मैं कहूँ या ऑपरेशन जो हमारा ये मिल्क रिवॉल्यूशन को लेकर था, है ना, वाइट रिवॉल्यूशन जिसको कहते हैं, तो उसमें कुरियन जैसे जो विजनरी लीडर थे उनकी भी यहाँ पर कमी है। ठीक है, तीसरी बात यह है कि कमोडिटी स्पेसिफिक वैल्यू चेन अप्रोच मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड, ensuring at least 10 to 20% of fruits and vegetable produce is processed, preventing distress sales and stabilizing prices। ठीक है, कमोडिटी स्पेसिफिक यानी कि हर कमोडिटी के हिसाब से वैल्यू चेन अप्रोच जो है वो प्रायोरिटाइज करनी होगी, और ये इंश्योर करना होगा कि कम से कम 10 से 20% जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का प्रोड्यूस है उसकी प्रोसेसिंग हो। प्रोसेसिंग होने से फ़ायदा यही होगा कि एक तो डिस्ट्रेस सेल बच जाएगी। डिस्ट्रेस सेल का मतलब वही होता है कि जैसे मार्केट में किसी चीज़ का, जो मैंने आपको बताया ना, सीजनल ग्लूट का समय जब है तो उस समय जब
सीज़न में मतलब मार्केट में किसी चीज़ की पैदावार बहुत ज़्यादा अगर पहुंच गई है तो दाम नहीं मिलता, तो किसानों को क्या करना पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए कोई टमाटर का किसान है, लेट्स से, ठीक है, टमाटर इज़ अ हाईली पेरिशेबल प्रोडक्ट है ना। तो या आप कोई अगर उसका फ्रूट्स में ले लें तो आप बनाना ले लीजिए, बनाना का जो किसान है, ठीक है, तो उसमें होता क्या है, दीज आर हाईली पेरिशेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो कोई टमाटर का किसान अगर मंडी में टमाटर लेके पहुंचा और बहुत सारे अगर टमाटर की पैदावार बहुत अच्छी हुई है तो हर जगह से उतने ही किसान आएंगे, उतने ही वो टमाटर लेके आएंगे, है ना। तो होगा क्या कि मार्केट में उनको दाम तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब उतना सारा टमाटर मार्केट में आएगा तो उसको खरीदेगा कौन, ठीक है। डिमांड भी तो होनी चाहिए, तभी तो जो मार्केट में उसको खरीद रहे हैं वो उनसे उनको किसानों को कुछ दाम दे पाएंगे। फिर किसानों को क्या करना पड़ता है, उनको पता है कि इसको वापस हम ले जा नहीं सकते, पेरिशेबल प्रोडक्ट है, ख़राब हो जाएगा 2 दिन में, तो उनको फिर औने पौने दामों में उसको लाइक 2 रुपये 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उसको बेचना पड़ता है। तो वो जो डिस्ट्रेस सेल है वो बच जाएगी अगर ऐसी प्रोसेसिंग वगैरह हो पाएगी तो, क्योंकि प्रोसेसिंग से ये फ़ायदा है कि फिर उनको मार्केट में डायरेक्ट ऐसे समय में सेल करने की ज़रूरत नहीं है, वो इन प्रोसेसिंग यूनिट्स को दे सकते हैं और वहाँ से उनको अच्छा खासा दाम भी मिल जाएगा, ठीक है, और प्राइस भी स्टेबलाइज रहेंगे। तो इंडिया को क्या ज़रूरत है, एक नेशनल फ्रूट एंड वेजिटेबल बोर्ड की ज़रूरत है। जैसे कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया है ना, उसी तरीके से मिल्क सेक्टर के लिए बनाया गया, तो उसी तरीके से एक नेशनल फ्रूट एंड वेजिटेबल बोर्ड की ज़रूरत भी है, ताकि जो मार्केट लिंकेजेस हैं उनको स्ट्रीमलाइन कर सकें, एफिशिएंट वैल्यू चेन्स को प्रमोट कर सकें और इंटीग्रेट कर सकें रिटेलर्स लाइक सफल, ठीक है, सफल जो रिटेलर है उसको इंटीग्रेट कर सकें, ताकि किसानों को जो प्राइस है वो भी बेहतर मिले। लेकिन यहाँ पर जो सवाल है वो ये है, द क्वेश्चन रिमेन्स, कैन विलास शिंदे बी द वर्गीज कुरियन ऑफ इंडियाज एफ&बी सेक्टर। विलास शिंदे वही जिन्होंने ये सह्याद्री फार्म्स ओपन किया है, तो क्या ये भारत के वर्गीज कुरियन बन सकते हैं, मतलब भारत के जो फ्रूट एंड वेजिटेबल सेक्टर है क्या उसके ये वर्गीज कुरियन बन सकते हैं। द सह्याद्री एक्सपेरिमेंट हैज़ ऑलरेडी क्रैक द कोड, इन्होंने तो कोड क्रैक कर ही लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो बढ़िया काम कर रहे हैं अब। वट वी नीड नाउ इज़ टू स्केल पॉलिसी बेकिंग एंड अ चैम्पियन टू ड्राइव दिस ग्रोथ। अब हमें ज़रूरत यह है कि हम इस चीज़ को जो हमें एक फार्म में देखने को मिल रही है, इसको हम पूरे के पूरे एफ&बी सेक्टर में रेप्लिकेट करें, इसको स्केल करें, पॉलिसी का इसमें साथ हो और कुछ ऐसे चैम्पियंस मिले जो इस ग्रोथ को आगे ले जा सके। एम ये होना चाहिए कि फार्मर्स गेट एटलीस्ट 55 to 60% ऑफ द प्राइस बीइंग पेड बाय कंज्यूमर्स। टारगेट ये होना चाहिए कि जितना भी किसान मतलब लोग पे कर रहे हैं, कंज्यूमर्स पे कर रहे हैं, उसका 55 से 60% जो है वो किसानों तक पहुँचे। और अगर इंडिया ऐसा कर सकता है तो वो उसका जो इससे उसका जो फ्रूट एंड वेजिटेबल सेक्टर है वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, उसमें बदलाव आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप बात समझे। अच्छा आर्टिकल था, क्योंकि इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेक्टर जो कि कई सारी कमियों की वजह से या कई सारे आप कह सकते हैं लैकिंग की वजह से डिस्ट्रेस में है, वल्नरेबल है, उसकी बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। आई होप क्लियर है बात। चलिए, तो अगर आपको ये आर्टिकल समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारी टेस्ट सीरीज़ जो है प्रीलिम्स की, अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम है आप। जनरल स्टडीज़ करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ आपको 699 में मिल जाती है, ओनली जनरल स्टडीज़ 449 में, सिर्फ करंट अफेयर्स 299 में, ओनली सी सेट के 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको 249 में मिल जाएंगे। इनमें से आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं वो एनरोल कर सकते हैं हमारे ऐप और वेबसाइट के थ्रू। और हमारे सी सेट की जो क्लासेस का बैच है, अगर आप इसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ओनली 999 में आपको ये बैच दिया जा रहा है, तो वहाँ से भी आप इसको एनरोल कर सकते हैं। और हमारे ऐप को आप प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। अगर आपको प्ले स्टोर में ऐप नहीं मिलता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको यहाँ से लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे। और इसका बेनिफिट ये रहेगा ऐप डाउनलोड करने का कि अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप को डाउनलोड, वीडियोज़ को डाउनलोड करके ऐप के थ्रू ऑफलाइन भी देख सकते हैं। तो जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारे एफर्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा हमें भी हेल्प होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहें। और साथ ही साथ आप हमारा ये जो करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर आपको हाईलाइटेड आर्टिकल्स मिलते हैं, आप इसको भी ज़रूर ज्वाइन करें।
इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसके थ्रू जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।